बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं अपनी बात 2 लाइन से शुरू करता हूँ। वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में कोई सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप इसका आशय समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी बहुत सारी बातें हुई, सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि हम जहां कहां रहे हैं। अब तक हम यही तय नहीं कर पाए हैं कि हमें करना क्या है। यहां पर सभी बुद्धिजीवी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, देख के अफसोस हो रहा है। हो सकता है मेरी बात किसी को चुभ जाए, अच्छी ना लगे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बहुत दिन से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत दिन से हम सेमिनार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्या हम सब मिलकर के एक ही एजेंडा तय कर पाए? आज संविधान की हर आदमी बात करता है कि संविधान खतरे में है। बहुत पहले बाबा साहब ने बताया था कि बहुजन समाज, बहिष्कृत समाज 3 नदियों के संगम में बह गया है। क्या हमने कभी समझने की कोशिश की कि कौन सी वो 3 नदियां जिनमें बह गया है? उन्होंने बताया था कि दुर्बलता, दरिद्रता और अज्ञानता, इन तीनों बातों में पूरा पूरा समाज बहा हुआ है। आज हम बात करते हैं कि उनको छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें देकर के बहकाया जा रहा है। किसकी गलती है? कौन ले रहा है ये चीजें? हम सबको दोष देने पे लगे हैं। क्या हम खुद दोषी नहीं है? क्या हमने कभी समझने की कोशिश की है कि हमें करना क्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम केवल दोष देने पे लगे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि दोष देने के बजाय बस हम एक दूसरे के आगे पीछे गोल गोल घूम रहे हैं। ना तो एक इतने सारे संगठन बने हुए हैं, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी संविधान बताना चाहता है, हर आदमी सत्ता में अधिकार चाहता है। हमारा बहुजन भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि उसकी सत्ता में भागीदारी हो। लेकिन क्या सोचा है कि आपकी भागीदारी कैसे होगी? क्या महसूस किया है कभी किसी ने दिल से कि ये भागीदारी कैसे होगी? क्या हमने कोई योजना बनाई है कि भागीदारी कैसे होगी? बिल्कुल नहीं। आप सब जानते हैं कि हमारे सभी महापुरुषों ने एक एक निर्देश हमें दिया हुआ है, लेकिन उस निर्देश को तो छोड़ो, हमने उसे स्पर्श तक नहीं किया है। जो बाबा साहेब का लिखा हुआ साहित्य दूसरे पढ़ रहे हैं, हम उस पर अमल कर रहे हैं, और हम घर में सजा के बैठे। हमने कोशिश ही नहीं की है। हम खुद से बाहर, मैं से बाहर नहीं निकल पाए। हम कैसे हम होंगे? हर आदमी अपनी अपनी बात कह के जाता है, अपने संगठन की बात कह के जाता है, और अपने राजनीतिक संगठन की बात कह के जाता है। ऐसे भारत बनाओगे आप बहुजनों का? ऐसे सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खूब जोर लगा लीजिएगा। जब तक हम ये खंड खंड में बिखरे रहेंगे, जब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। आप सोच के देखिएगा कि एक जहाज को, एक पानी के जहाज को सारे यंत्रों से सुसज्जित करके, आधुनिक उपकरण लगा करके, सारा असला फिट करके समुद्र में छोड़ दिया जाए, और उसमें हम एक केवल दिशा सूचक यंत्र लगाना भूल जाएं, उसमें कंपास लगाना भूल जाएं, उसकी क्या दशा होगी? वही आज बहुजनों की दशा है, क्योंकि हम सब दिशाहीन हैं। कितनी अपनी ताल ठोक लें, हम सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। कोई किसी के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब अपने अपने संगठनों को लेकर के आए। मैं भी भारतीय बौद्ध महासभा का गाजियाबाद जिले का महामंत्री, लेकिन क्या उससे पहले मैं एक इंसान नहीं हूं? क्या उससे पहले बाबा साहेब का सिपाही नहीं हूं? क्या उससे पहले मैं धर्म का सेवक नहीं हूं? अगर हूं तो मैं कैसे हूं? हम क्यों नहीं हूं? आप गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर भी दे रहा, ब्रेक पे पैर रखा है, आपकी गाड़ी चलेगी या जलेगी? निश्चित तौर पर जलेगी। हम सब वही कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा
मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, ये बहुत, मुझे भी कितने सारे वर्ष हो गए देखते हुए। अभी बहुत सारे, एक हमारे सज्जन भैया बैठ के कह रहे थे कि वो, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप उसको अलग से ना लें, हम छोटी छोटी चीजों की मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने इतने सारे संगठन करे हैं, जनगणना की बात हो रही है कि जब आपकी जनगणना होगी, सरकार जनगणना कराएगी, तब आप कुछ काम करेंगे। आपको किसने रोका है? जब आप 85% की बात करते हो तो कौन से 85% आपके साथ हैं? अगर हैं तो आपको आंदोलन करने से किसने रोका है? किसने आपके हाथ पकड़े हैं? कौन बाहर निकल के आया कि हाँ मैं भी आंदोलन खड़ा हूं? आप समझ लीजिए, कितना जोर लगा लीजिए, अगर ये जनगणना भी हो जाएगी तब भी सरकार आपको कुछ भी देने वाली नहीं है। जब भी आपको जन आंदोलन करना पड़ेगा। अगर जन आंदोलन करना पड़ेगा तो हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उस समय की, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कहने के लिए होती हैं। और इस जनगणना, अब आप देखिएगा, हर एक हम में से जो यहां बैठे हैं और जो बहुजन के लोग हैं, उन हर एक के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि हमारा राजनीतिक सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सवाल भी जरूर वाजिब है, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो वर्तमान राजनीतिक सत्ता है, क्या उसमें आपका प्रतिनिधित्व पूरा है कि नहीं है? निश्चित तौर पर आप सब जानते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व पूरा है। अगर आज राजनीतिक सत्ता में आपका प्रतिनिधित्व पूरा है तो फिर आपके इन बहुजनों की आवाज को वहां कोई क्यों नहीं उठा रहा है? क्या वजह है उसके पीछे? उसके पीछे है स्वार्थ की, डर की, लालच की मानसिक गुलामी। तब जब आप अगली राजनीतिक सत्ता तैयार करेंगे, उसमें क्या गारंटी है कि आपके बहुजन की बात हर कोई कर जाएगा? पहले इसको सुधारिए, दिमाग को सुधारिए, दिल को सुधारिए, शीलों का पालन कीजिए। पहले इंसान तो बन जाइए, बाद में बहुजन बनिएगा। अभी हम इंसान भी नहीं है। कितने आप सेमिनार कर लीजिए, कितने संगठन कर लीजिए, जब तक आपके अंदर यह जुनून नहीं पैदा होगा कि मुझे भारत को बदलना है, तब तक आप एकजुट नहीं हो सकते। सफलता का सूत्र है, सब जानते हैं, वैसे मैं दोहरा रहा हूं फिर भी, कि जब तक सफलता के लिए परफेक्ट प्लानिंग का होना बहुत आवश्यक है, वो भी उसके लिए जब आपका कोई उद्देश्य निश्चित हो, जब आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो, उसके लिए आपकी परफेक्ट प्लानिंग माइक्रो लेवल तक चाहिए। समझने की कोशिश कीजिएगा जो शब्द यूज कर रहा हूं, माइक्रो लेवल तक उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन उसी स्पिरिट, उसी तन्मयता के साथ होना चाहिए, उसी समर्पण के साथ होना चाहिए, तब सफलता मिलती है। अगर हम सफल नहीं हो रहे तो ना तो हमने कोई लक्ष्य बनाया है, ना हमारी कोई योजना बनी है, और ना हमने उस पर काम करना शुरू किया है। और आप बात करते हैं कि 2024 में सब कुछ हो जाए, तीर मार लेंगे, बिल्कुल नहीं मार सकते। आपके पास शक्ति की कमी नहीं है, आपके पास वरिष्ठ नागरिक इतने सारे हैं कि एक झटके में आपका थिंक टैंक बन सकता है। लेकिन क्या है, जब भी कोई हमारा आदमी रिटायर होकर के समाज में काम करने के लिए आता है, हम धुतकारते हैं इसे। अरे पूरी जिंदगी तो काम किया नहीं, अब काम करने आ गए। एक अनुभवी आदमी आपके पास आ रहा है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, आप उसका दिमाग अनुभव भी मिलेगा, हमने सोचा है कभी? हम धुतकार देते हैं, दूसरे फायदा उठा रहे हैं। ये वरिष्ठ जन आपके सबसे बड़े सहायक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी महिला शक्ति जिसको हम इग्नोर करे बैठे हैं, कभी हमने जानने की कोशिश की है? अगर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले यहीं से होगी। कोशिश की है हमने? नहीं किया। इसीलिए हम ना कहीं पीछे हैं। हमारी युवा शक्ति एक झटके में रिवॉल्यूशन खड़ा कर सकती है, लेकिन डर इस बात का है कि वो हमारी इन नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। इसलिए समझ के चलना होगा, इसलिए बहुत सावधानी से कदम रख के चलना होगा। दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो समझने लायक आगे कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत जरूरी बातें हैं। अभी
हम बात करते हैं बहुजनों की, और आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कोई इंसान घर से निकलता है, सबसे पहले उसके दिमाग में जाति घुसी होती है। दुनिया का एक भी वैज्ञानिक, बुला लीजिए पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों को, एक भी वैज्ञानिक नवजात बच्चे को, पैदा हुए को कोई बता दे किस जाति का, किस धर्म का, किस समुदाय का है, तो आप मान जाइएगा कि जाति है। नहीं बता सकता, क्योंकि प्रकृति ने बाइफर्केशन नहीं किया है। बाइफर्केशन किसने किया है? हमने किया है, आपने किया है। समझिए इस बाइफर्केशन को। अगर इस बाइफर्केशन को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जाति कहां? दिमाग में। जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है, उसी दिन से चाहे सरकारी तंत्र में हो, चाहे सामाजिक तंत्र में हो, हर एक आदमी के दिमाग में पैरेलल दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। नहीं चल रहा तो समझ के देखिएगा। अगर आपके साथ छुआछूत हुई है, आपके साथ इंपार्शियलिटी हुई है ऑफिसों में, तो किस कारण से? क्योंकि पैरेलल दूसरा संविधान दिमाग में चल रहा, तभी हुई है। कोई कानून है उसके लिए? नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में पैरेलल चल रहा है। वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको निकालना होगा अपने दिमाग से। अगर आपने अपने दिमाग से नहीं निकाला तो कहीं बच नहीं पाएंगे। एक मरीज अस्पताल में पड़ा है, ब्लड की जरूरत पड़ी है। जब उसे ब्लड दिया जा रहा है तो पूछेगा कौन सी जाति के आदमी का ब्लड है, पूछेगा कौन से समुदाय का है? कभी लेगा पूछ करके? नहीं। क्यों नहीं लेगा? वहां जाति कहां चली जाती है? क्योंकि जाति है ही नहीं। ये तो हमने, वैसे पाली का शब्द है जाति। जाति का अर्थ है जन्म लेना, लेकिन इसको जोड़ दिया जाति से। ये पाली का शब्द है, जाति का अर्थ है जन्म होना। बस जन्म से जोड़ दिया, जाति बन गई। और आज हम अपने मतलब जोश में घूम रहे हैं, मैं फलां जाति का, मैं फलां जाति का। हो रहा है ना ऐसे? मैं यादव हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं फलाना हूं, मैं जाटव हूं, मैं चमार हूं, और एक वाल्मीकि समाज हमारा, और इसी वाल्मीकि को उठाए घूम रहे हैं। अरे पहले पढ़ तो लो, वो वाल्मीकि कौन थे? ये अज्ञानता है हमारी, समझने की जरूरत है। और इसको कौन करेगा? मैं ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, हमने ईमानदारी से काम नहीं किया है। हम दूसरों को दोष देते हैं। क्या हम समाज में गए हैं? क्या हमने युवाओं को जगाने की कोशिश की है? क्या महिलाओं को जगाने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं की है। बस बैठ करके मंच पे भाषण दे रहे हैं। ये मन से काम नहीं चलेगा, नीचे उतरना पड़ेगा जमीन पे, और हर एक को करना पड़ेगा। हर एक आदमी अपने आप में इकाई है, हर एक आदमी अपने आप में यूनिट है, हर एक आदमी अपने आप में संगठन है। अब चलिएगा, आपकी हर एक की जिम्मेदारी है। जब आप ये करना शुरू करेंगे, रिवॉल्यूशन एकदम खड़ा हो जाएगा। अब करके तो देखिएगा। क्यों नहीं कर रहे हम? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम करना नहीं चाहते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और समाज, मुझे तो हैरानी इन बातों की हो रही है कि सब लोग पढ़े लिखे बन रहे हैं, सब लोग शिक्षित हैं। अब उस शिक्षा को कैसे मानते हैं? क्या डिग्री पाना शिक्षा है? क्या सर्टिफिकेट पाना शिक्षा है? अब किसी स्टूडेंट से सवाल करिएगा, तुम पढ़ क्यों रहे हो? या तो नौकरी पाने के लिए या सर्टिफिकेट पाने के लिए। एक भी स्टूडेंट हमारे समाज का ये नहीं कह सकता कि मैं कामयाब होने के लिए पढ़ रहा हूं। तो क्या खाक पढ़ रहा है? शिक्षा की समझिएगा, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। सुरक्षा में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे। समय की सीमा है, कहना बहुत कुछ चाहता था, आदेश हुआ है कि भाई मुझे यहां बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, किसी के बारे में मुझे कोई बात किसी को चुभी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आज भी नहीं जागे तो कभी भी नहीं जागे। अपनी बात दो लाइन पे खत्म करता हूं। एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक टहनी कभी पतवार बनती है, एक चिंगारी दहककर अंगार बनती है। रौंदी गई जो सदा बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन वीरान बनती है।